शंभू नाम का बकरी चरवाहा रोज अपनी बकरियों को चराने के लिए मैदान की तरफ निकल जाता था। वो सारा दिन बकरियों को चराता और शाम ढलते ही घर लेकर आ जाता था। उसकी पत्नी का नाम रीमा था। रीमा के पास 2 महीने का छोटा सा बच्चा भी था। शंभू अपने बकरियों के सहारे घर का खर्चा चलाता था। अगले दिन सुबह सुबह फिर से शंभू अपनी सारी बकरियों को लेकर मैदान की तरफ निकल जाता है। शंभू एक पेड़ की छांव में बैठकर बकरियों को चराता और बकरियां मजे से घूम घूम कर घास खाती। तभी अचानक जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, बहुत जोरों की बारिश शुरू हो गई है और लगता है तूफान भी आने वाला है। जल्दी यहाँ से बकरियों को घर लेकर जाना होगा, नहीं तो बारिश में बकरियाँ भीगकर बीमार पड़ जाएंगी। तभी अचानक एक भेड़िया झाड़ियों से निकल कर आता है और एक बकरी की टांग पकड़कर जंगलों के बीचों बीच घसीटते हुए ले जाने लगता है। इधर शंभू अपनी बकरियों को तेज बारिश में गिनती करने लगता है। 1 2 3 4 5। अरे एक बकरी कहाँ चली गई? हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मुझे लगता है झंड से बिछड़ गई है, उसे ढूंढना होगा। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है और शंभू अपनी सभी बकरियों को छोड़कर उस बकरी की खोज में निकल पड़ता है। हे भगवान, मैं तो हर जगह अपनी बकरियों को ढूंढ चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बकरी कहीं भी नहीं दिखाई पड़ी। अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? इधर जंगल में वो दुष्ट भेड़िया बकरी को मार देता है। आज तो इस बकरी का मांस खाकर मजा ही आ जाएगा। काफी दिनों से बकरी का मांस खाने को नहीं मिला है। इतना कहकर वो खूंखार भेड़िया बकरी को खाने लगता है। वाह, क्या स्वादिष्ट मांस है। बिल्कुल गले को नमकीन करते हुए उतर रहा है। चलो जल्दी जल्दी खा लेते हैं, अगले दिन दूसरा शिकार ढूंढूंगा। उसी जंगल में बल्लू नाम का एक सारस भी रहता था, जिसकी जिंदगी में जीने का तरीका बाकी पक्षियों से बहुत ही अलग था। बेवकूफ जानवर रोजाना घंटों मेहनत करके खाना ढूंढ पाते हैं, फिर खूब मशक्कत करके उनके घर लाते हैं, तब उनको खाना नसीब होता है। लेकिन मेरा हिसाब सबसे अलग है। इतना बोलकर उड़ते हुए वो एक चिड़िया के पास आता है। अरे मीनू चिड़िया, मैं कब से वहाँ तुम्हारी राह देख रहा था, पर तुम हो कि आई ही नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारे घोंसले के पास आ गया। तुम जरूर मेरा खाना चुराना चाहते होंगे, इसीलिए मेरे घोंसले के पास आए हो। अरे वो बात नहीं है। अभी तुम्हारा छोटा भाई हमारे पास आया था, बहुत रो रहा था। क्या मेरा भाई रोते हुए तुम्हारे पास आया? तुमने पूछा नहीं उसके रोने की वजह क्या है? मैंने बहुत कोशिश की, पर उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी के दोनों पंख कट चुके हैं और वो अभी आखिरी सांसें गिन रही हैं। क्या कहा तुमने? मेरी माँ आखिरी सांसें गिन रही है? ये सुनकर मीनू चिड़िया को एक झटका सा लगा। वो अपनी आंखों में आंसू लिए झटपट वहाँ से उड़ गई। इसे कहते हैं बिना मेहनत किए खाने का इंतजाम करना। ये कहकर वो खुश होता हुआ मीनू के घोंसले में से रखे सेब को बड़े मजे से खाने लगा और आधा सेब वहीं फेंक दिया। इधर जब शंभू को घर लौटने में काफी देर हो जाती है,
तो उसकी पत्नी अपने बच्चों को साथ में लेकर शंभू को ढूंढने निकल पड़ती है। काफी शाम हो चुकी है, लेकिन अभी तक चिंटू के पापा बकरियों को लेकर घर वापस नहीं आए। कहीं उन्हें जंगली जानवर तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनको जरूर ढूंढने जाऊंगी। रीमा कुछ आगे कदम बढ़ाती तभी एक खूंखार सियार बच्चे को छीनकर भाग जाता है। वो खूंखार सियार भागते भागते काफी दूर निकल जाता है, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वही सारस उड़ते हुए कहीं जा रहा था, तभी उसको बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये बच्चे के रोने की आवाज है। वो सारस उस बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में वो बच्चा सारस को दिखाई पड़ जाता है और वो सारस खूंखार सियार से बच्चे को छीन ले जाता है और वो सारस बच्चे को लेकर उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुंचता है और एक घोंसले में उस बच्चे को रख देता है। वो बच्चा काफी ज्यादा भूख के मारे रो रहा था। हे भगवान, इस मासूम बच्चे को तो उस खूंखार सियार से बचा लिया, लेकिन काफी ज्यादा भूख के मारे रो रहा है। इस बच्चे को मैं दूध कहाँ से पिलाऊं? तभी उस सारस को याद आता है कि जो मैंने सेब चुराया था उसको आधा खाकर फेंक दिया था। हाँ, यही सही रहेगा। उस सेब को लाकर इस बच्चे को खिलाऊंगा तो ये बच्चा शायद चुप हो जाएगा। वो सारस उस आधे सेब को लाने के लिए चला जाता है। जब वो सारस उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वो आधा खाया हुआ सेब मिलता है। हाँ, ये रहा आधा सेब। चलो इसे जल्दी से लेकर चलते हैं और उस मासूम बच्चे को खिलाते हैं। इधर रीमा अपने पति शंभू के पास रोते बिलखते हुए पहुंचती है। चिंटू के पापा मेरे बच्चों को वो अरे क्या हुआ बच्चे को? वो खूंखार सियार हमारे बच्चों को छीन कर ले गया। तो तुम्हें यहाँ जंगल में आने की जरूरत ही क्या थी? हैं? चलो जल्दी चलो, अपने बच्चे को ढूंढते हैं। हाँ चिंटू के पापा, चलो अपने बच्चों को ढूंढते हैं। अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं सिर पटक कर मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी चिंटू के पापा। दोनों लाचार बेबस पति पत्नी अपने बच्चे को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद भी उन्हें उनका बच्चा नहीं मिला। चिंटू के पापा, मेरा बच्चा कहीं नहीं मिला। अब मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया। फिर वो बकरी चरवाहा अपनी पत्नी को झूठा दिलासा देकर समझाता है और चुप कराता है। देखो रीमा, हमारा बच्चा मिल जाएगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। दोनों सभी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाते हैं। कुछ साल बीत जाने के बाद वो बच्चा सारस के साथ रहते रहते बड़ा हो जाता है। बाबा, जब मैं आपका बेटा हूँ तो आपके जैसा क्यों नहीं दिखता? आप तो आसमान में उड़ लेते हैं, मैं क्यों नहीं उड़ पाता? बेटा, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। अभी तुम केले खाओ। नहीं बाबा, आज आपको बताना ही होगा। मैं आपके जैसा क्यों नहीं दिखता? बताओ ना बाबा। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। अभी तुम केले खा लो, फिर खूब ढेर सारा मस्ती करेंगे। फिर वो सारस बच्चे को अपने ऊपर बिठाकर ऊपर आसमान की सैर कराता है। बाबा,
आसमान में ऊपर कितना अच्छा लग रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बाबा, आप मुझसे वादा करो कि मुझे ऐसे ही रोज ऊपर घुमाओगे। हाँ बेटा, हम तुम्हें रोज ऐसे ही ढेर सारा मस्ती कराएंगे। सारस और बच्चा दोनों मस्ती करते करते उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर हर रोज शंभू अपनी बकरियों को चराने आता था। बाबा, वहाँ देखिए, ढेर सारी बकरियां घास खा रही है। आप हमें वहाँ लेकर चलिए ना। दोनों उसी स्थान पर नीचे आते हैं जहाँ पर शंभू और उसकी पत्नी दोनों बकरियों को चरा रहे होते हैं। सारस थोड़ा आगे बढ़कर चुगने चला जाता है और वो बच्चा बकरियों के पास खेलने के लिए चला जाता है। तभी शंभू की नजर उस बच्चे पर पड़ती है। अरे ये छोटा सा बच्चा इतने सुनसान जगह में कहाँ घूम रहा है? हाँ जी, चलो उसके पास चलकर पूछते हैं। अरे बेटा, तुम इस सुनसान स्थान पर अकेले कहाँ घूम रहे हो और तुम्हारे माँ बाबा कहाँ हैं? हाँ बेटा, तुम्हें सुनसान स्थान में डर नहीं लगता? और तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? वो रहे मेरे बाबा और मेरी माँ नहीं है, और मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। बेटा, ये कैसे हो सकता है? वो तो एक पक्षी है, उसके साथ तुम कैसे रह सकते हो? नहीं, मैं अपने बाबा के ही साथ रहता हूँ। चलो मैं अपने बाबा से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ बेटा, मैं आपके बाबा से जरूर मिलना चाहती हूँ। चलो हमें उनके पास लेकर चलो। वो बच्चा शंभू और शंभू की पत्नी दोनों को लेकर उस सारस के पास जाता है। बाबा, देखो ना, ये लोग बोल रहे हैं कि आप एक पक्षी हो और तुम्हारे साथ में कैसे रह सकता हूँ। हाँ, ये सच है। जब ये बच्चा बहुत छोटा था तो मैं इसे किसी न किसी तरीके से पालन पोषण करके इतना बड़ा किया हूँ। ये बच्चा मेरे साथ ही रहता है। सारस के इतना बोलते ही शंभू और शंभू की पत्नी दोनों चौंक कर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रीमा को अपने बचपन का बच्चा उसकी नजरों में दिखने लगता है और रीमा फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा बेटा, मेरा लाल, तो इतने दिनों से कहाँ था? इतने दिन से मुझसे तो दूर रहा। फिर सारस बीती हुई पूरी कहानी बताता है। सारस के इतना बोलते ही रीमा अपने बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरा बेटा, मेरा लाल, अब तुझको अपने आप से कभी भी अलग नहीं होने दूंगी मैं। चलो बेटा, चलो अपने घर चलो, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो बच्चा अपने माँ के साथ जाने के लिए राजी नहीं होता है और वो सारस भी काफी ज्यादा मन ही मन उदास हो जाता है। जाओ बेटा, जाओ, यही सच्चाई है कि असली तुम्हारी माँ यही है। नहीं बाबा, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। मैं आपके बगैर कैसे रहूँगा बाबा? आप मुझे इतना लाड प्यार करते हैं और हमें इतना बड़ा किया, तो मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? वहीं बगल में खड़ा शंभू सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। सारस, आप हमारे साथ चलिए और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। इससे आपका बच्चा आपकी नजरों के सामने रहेगा और हमारा भी बच्चा हमारे साथ रहेगा और घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। भाई, मैं आपके साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरा जीवन जंगलों में ही संभव हो सकता है। मेरे सारे मित्र और मेरा परिवार जंगल में ही रहता है। मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। आप अपने बच्चे को ले जाइए क्योंकि आपका खून है। आप सब लोग खुश रहेंगे। आपकी खुशी में मैं भी खुश रहूँगा। शंभू और शंभू की पत्नी अपने बच्चे को लेकर घर चले जाते हैं। इधर सारस मन ही मन अंतरात्मा से खूब रोता है और वो उड़ते हुए जंगल की ओर निकल जाता है। काफी दिन बीत जाने के बाद बच्चे के बिछड़ने के गम में उसके मन में आलसीपन और सभी पक्षियों से घृणा होने लगती है।
सभी पशु पक्षियों से खाने पीने की चीज छीन लेता है। उसी जंगल में एक मेहनती चींटी भी रहा करती थी और उसी चींटी को वो सारस देख रहा था। उफ, कितनी भारी चीनी है, इसको यहाँ तक लाते हुए मेरी तो हालत ही खराब हो गई। चींटी ने उस चने को थोड़ा सा खाया। अब उसका वजन थोड़ा सा हल्का हो गया था। उसने फिर से उस चने को उठाया और गुफा की तरफ चल दी। अरे अरे चींटी बहन, क्या कर रही हो तुम? तुमने अपना पेट तो भर लिया, अब तुम बचे हुए दाने को कहाँ लेकर जा रही हो? मैं रोजाना आधा खाना खाती हूँ और आधा बचाकर अपने घर में रखती हूँ जो कि इस गुफा में है। क्या बेवकूफी है, भला आधा बचाकर रखने से फायदा ही क्या होता है? उसको उठाकर घर तक लाने में तुमको परेशानी नहीं होती? होती है, लेकिन अपने अच्छे कल के लिए हमें थोड़ी परेशानी तो उठानी ही पड़ती है। आगे चलकर ऐसी कोई परेशानी आन पड़े कि मैं खाना ढूंढने भी ना जा सकूं, तो फिर मैं क्या करूंगी? बेकार की सोच है तुम्हारी। अपना तो एक ही वसूल है, मजे से खाओ और बाकी बचा फेंक दो। इसी तरह सारस अपने बच्चों के बिछड़ने के गम में उसके मन में सभी को छलने की आदत बहुत ज्यादा हो गई थी। कई महीने गुजर गए, बरसात का मौसम आया। एक ऐसा तेज तूफान आया कि बड़े बड़े पेड़ बर्बाद हो गए। केवल जो पेड़ मजबूत और मोटे थे वो ही जिंदा रह पाए। सारस भी एक पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा था। क्या मस्त हवा चल रही है। काश ऐसे ही लेटा रहूं और कोई आकर मुझे मुंह में अंगूर के दाने डालते रहे। तभी हवा का एक झोंका ऐसा आया कि अलटता पलटता हवा में दूर जा गिरा। अरे बाप रे, अरे ये बारिश कहाँ से आ रही है, वो भी तूफानी। मुझे तो पता ही नहीं था। उसने देखा कि आसपास के पक्षियों के आशियाने भी खत्म हो रहे हैं। अरे ये क्या हुआ, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब वो तेज बारिश में उड़ भी नहीं पा रहा था। हवा के झोंके उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे और वो पीछे की तरफ जा रहा था। अब तो मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। ये सोचकर वो मीनू चिड़िया के पास गया जो कि अपने भाई के लकड़ी के घर में ठहरी थी। मीनू चिड़िया, अरे ओ मीनू चिड़िया। उसकी आवाज सुनकर दरवाजा खुला और मीनू बाहर आई। मीनू चिड़िया, मुझे भी अपने घर के अंदर ले लो। मेरा तो कोई घोंसला है ही नहीं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम्हारे कौन से एहसान के बदले में तुम्हारी मदद कर दूं? बताओ। मैं मुसीबत में हूँ। तुमने उस दिन मेरी मम्मी के पंख टूटने की झूठी खबर सुनाकर मुझे कितना परेशान किया था। मैं भूखे पेट उड़ चली थी। अब तुमको समझ आएगा कि भूखे पेट मुसीबत का सामना करना और मेहनत करके खाना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब सारस को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। ना ही मेरे कर्म अच्छे थे और ना ही मेरा स्वभाव, तभी कोई मेरी मदद करना ही नहीं चाहता। ये सोचकर वो वहाँ से आगे बढ़ गया। उसने देखा कि वही चींटी अपनी गुफा के बाहर खड़ी है और उसके हाथ में एक पेड़ का पत्ता है। अरे चींटी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरी गुफा के अंदर मेरी मेहनत का जमा किया हुआ खाना है और पानी भी इस रास्ते से होकर जा रहा है, इसीलिए इस पंख के सहारे पानी को गुफा में जाने से रोक रही हूँ। क्या मैं भी तुम्हारी गुफा में रुक सकता हूँ चींटी? बिल्कुल रह सकते हो सारस भैया। अंदर मैंने बहुत सारा खाना जमा कर रखा है, उसके सहारे तुम कई दिनों तक बिना कहीं जाए आराम से गुफा में रह सकते हो। मैं तो वैसे भी इस तूफान के थमने तक किसी तरह पानी को अंदर जाने से रोकने के लिए खड़ी रहूंगी। चींटी के ये वचन सुनकर सारस का दिल पिघल गया। मैंने तो तुम्हारी एक दाना उठाने में भी मदद नहीं की थी और तुम हो जो अनाज तुमने पूरे महीने मेहनत से इकट्ठा किया है उसको मेरे हवाले कर रही हो। तो और क्या कर सकती हूँ सारस भैया, कि इसीलिए तो इकट्ठा किया था कि मुसीबत में काम आए, फिर चाहे मैं खाऊं या कोई और खाए। तुम्हारी ये हिम्मत और दरिया दिल देखकर
अब मुझ में भी मेहनत करने की भावना जाग चुकी है। आप देखो मैं क्या करता हूँ। अब वो सारस वहाँ से उड़ा और फिर मुंह में कंकड़ उठाकर ले आया और फिर उसको चींटी के सामने डालकर फिर से उड़ गया। इसी तरह उसने दूसरा कंकड़ भी लाकर चींटी के सामने रखा। इस तरह उसने घंटों मेहनत की और जहाँ चींटी पत्ता लिए खड़ी थी वहाँ कई सारे पत्थर जमा हो गए। एक दीवार सी बन गई जिससे पानी टकराता हुआ आगे बढ़ने लगा। अरे वाह सारस भैया, आपने तो बहुत बड़ी दीवार बना दी। अब तो पानी कभी भी इस गुफा के अंदर नहीं आ पाएगा। ये सुनकर सारस बहुत खुश हुआ और फिर दोनों गुफा के अंदर जाकर खाना खाने लगे। बहुत मजा आ रहा है। अगर बिना मेहनत किए खाता तो इस खाने का जरा भी मजा नहीं आता। सारस ने आज ये सबक सीख लिया था कि हमें मेहनत करनी चाहिए और दूसरों की भी मदद करते रहना चाहिए। तभी बुरे वक्त में हम अकेले और कमजोर नहीं रहते। कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो सारस अपने बिछड़े हुए बच्चे को भूल जाता है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत फिर से करता है।